हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, गैसियस स्टेट, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, राइट। तो इसमें से फर्स्ट जैसे मैं बोल सकता हूँ सॉलिड, देन लिक्विड, और एक और स्टेट है गैसियस स्टेट। इसके अलावा और भी 2 स्टेट होते हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन हमें उन सब पे नहीं जाना है अभी। तो 11th-12th में हमारे लिए अभी सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं 3 स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कोई भी मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, डिपेंड करेगा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम है, फिर ये दोनों, ये सॉलिड होगा। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और गैसियस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और भी ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की मैं बात करूँ, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, राइट। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और लिक्विड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, देखिए सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल पास में होते हैं। गैसियस फेज में रिलेटिवली अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। मीन्स अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो सॉलिड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा, मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और गैस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मिनिमम होगा, और लिक्विड फेज में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ये इंटरमीडिएट होगा। क्लियर? अगर इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स की, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं, मीन्स किसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा, किसका वॉल्यूम इनडेफिनेट होगा, तो आप बता सकते हो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, मीन्स ये इसका वॉल्यूम फिक्स्ड या फिर डेफिनेट होगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, मीन्स अगर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर मिल्क है, किसी भी कंटेनर में रख दें, वो ऑलवेज 1 लीटर ही रहेगा, राइट। तो लिक्विड फेज में भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लेकिन गैसियस फेज में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। गैस को जिस कंटेनर में आप रखेंगे, उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगा, और कंटेनर के वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे गैस का वॉल्यूम। मीन्स गैस के लिए वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर है? फिर अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के अलावा, अगर मैं शेप की बात करूं, तो यहाँ पे सॉलिड में शेप फिक्स्ड होगा, राइट, चेंज नहीं होगा, लेकिन लिक्विड का शेप चेंज हो सकता है। मीन्स अगर आप 1 लीटर मिल्क लें और अगर आपने ऐसे कंटेनर रख दिया तो मिल्क इसको ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे कंटेनर में रख दिया तो फिर इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो शेप यहाँ पे वेरिएबल होगा। बस शेप का मतलब समझे आप थोड़ा सा, ठीक। तो जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, यहाँ भी वेरिएबल होगा। अगर मैं ऐसे कुछ और जब आप ऐसे और भी गेस कर सकते हो, जैसे डेंसिटी की बात करूँ, तो डेंसिटी सॉलिड का मैक्सिमम होगा, गैस का मिनिमम होगा, और लिक्विड का ये इंटरमीडिएट होगा। अगर मोबिलिटी देखा जाए तो ऑफ कोर्स
सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब इनमें मोशन बहुत ही कम होता है, राइट। लेकिन लिक्विड में मोशन हो सकता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं सॉलिड से बहुत ज़्यादा। गैस के मॉलिक्यूल इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपने सॉलिड लिक्विड गैस, इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपने 9th 10th में स्टडी किया होगा इन तीनों में डिफरेंस। 11th स्टैंडर्ड में आपको भी गैसियस स्टेट के बारे में, मीन्स गैस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। मीन्स ये चैप्टर भी लिक्विड फेज भी पढ़ना है, सॉलिड फेज भी हमें पढ़ना है, लेकिन वो हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हमें सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में अगर गैस है, लेट्स से इस रूम में गैस है, तो अब इस गैस की कौन कौन से प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं इसे बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी। मीन्स गैस के लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज आर, मीन्स जो भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर सकते हो गैस के लिए वो क्या क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मास, आप गैस का मास फाइंड कर सकते हो। और क्या फाइंड कर सकते हो? सेकेंड थिंग गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। थर्ड थिंग गैस का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो, मीन्स टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है। फोर्थ थिंग गैस का प्रेशर फाइंड कर सकते हो। राइट, तो इस चैप्टर में हमें ये 4 प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे और भी कुछ प्रॉपर्टी है वो आप इनसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोल है, मोल अगर आपको फाइंड करना है, मास पता है तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास मोल मिल जाएगा। डेंसिटी फाइंड करना है तो मास बाई वॉल्यूम से मुझे डेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमें ये 4 मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे मास। तो मास ऑफ गैस का मतलब क्या होगा? हेडिंग इज मास। देखिए मास ऑफ गैस का मतलब क्या है? आप ऐसे समझें कि आपके पास लेट्स से कोई बलून है और इस बलून में गैस फिल्ड है। अगर आपको इस गैस का मास फाइंड करना है, मीन्स बलून के अंदर गैस है और इस गैस का मास फाइंड करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये जो बलून फिल्ड विथ गैस है आप इसका मास फाइंड करें। फिर क्या करें? यहां से आप गैस रिमूव कर दें। गैस अगर आप हटा दोगे तो फिर बलून कुछ रहेगा। अब उस बलून का मास फाइंड कर लें। तो मास ऑफ बलून फिल्ड विथ गैस माइनस मास ऑफ बलून, इससे आपको क्या मिल जाएगा? बलून के अंदर जो भी गैस था इसका मास मिल जाएगा। मीन्स अगर कभी भी आपको मास ऑफ गैस फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं? मास ऑफ गैस filled with container minus mass of container। आपको यहां से मास ऑफ गैस मिल जाएगा। और मास का अगर मैं एसआई यूनिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसका एसआई यूनिट होता है केजी, आपको पता होगा। इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें तो इसका होता है सीजीएस यूनिट ग्राम होता है। एंड 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये कन्वर्जन आपको पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम के बारे में, सेकेंड मेजर प्रॉपर्टी पे आते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है?
गैस को आप जिस कंटेनर में रख देंगे ये उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा गैस है, आपने एक छोटे से कंटेनर में रखा है, इसमें गैस है, तो आप बोलेंगे कि गैस का वॉल्यूम इस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल है। लेकिन मैं इस गैस को किसी और कंटेनर में डाल दूं, इतना बड़ा कंटेनर है और इसमें अगर मैं इस गैस को ट्रांसफर कर दूं, अब इस प्रॉब्लम में अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को ही हम लोग बोलेंगे गैस का वॉल्यूम। मतलब हमारे लिए वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो कंटेनर के वॉल्यूम को हम लोग गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल है। वॉल्यूम के लिए आप याद रखिए यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, ये होता है, और इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके दो मेन यूनिट हो गया। लेकिन आपको कुछ कन्वर्जन याद होने चाहिए, जो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन यूज करने वाले हैं। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये याद रखें पहली बात। सेकेंड थिंग 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखें। फिर 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को 1 सीसी भी बोलते हैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी ये सेम चीज़ है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, पता होगा। ये कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखें आप। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब से अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग कीजिए टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर क्या होता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। टेम्परेचर मतलब ज़्यादा है, मतलब वेदर ज़्यादा हॉट है, नहीं। टेम्परेचर कम है, इसका मतलब आपको क्या लगेगा, वेदर थोड़ा सा कूल है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, अगर अपन रफ अगर आप बात करें तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। मतलब अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा हॉट है मीन्स इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, राइट। मतलब कोई सब्सटेंस अगर ज़्यादा हॉट है मीन्स उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यार टेम्परेचर को हम केमिस्ट्री के टर्म में कैसे रिलेट करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, ये समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। थोड़ा फील करना, चलिए मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब टेम्परेचर समझने से पहले एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट समझें। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है एंड इस बॉल को मैंने एक सरफेस पे रखा है, वो सरफेस लेट्स से डाउनवर्ड स्लोप का है। मतलब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सरफेस है, यहाँ पे मैंने बॉल रखा है
इस सरफेस का स्लोप डाउनवर्ड है, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कोई छोटा सा हिल है, ऐसे जस्ट ऐसे बोलो, आप ऐसे इमेजिन करो। जैसे बॉल का ग्राउंड से हाइट मान लेते हैं कि चलो h हाइट पे लगा हुआ है, और चलिए मान लेते हैं बॉल का मास m है, मास इज m, और ये रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी हो जाएगा 0, बिकॉज ये रेस्ट पे है। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी मास m को अगर आप h हाइट पे रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मास m को अगर आप h हाइट पे रखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो इस बॉल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर ये h हाइट पे है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। क्लियर है? और सिंस इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। अब बता सकते हैं इस पॉइंट पे, जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, तो ये जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी T से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, T मीन्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। इट मीन्स पॉइंट नंबर 1 पे टोटल एनर्जी हो जाएगा mgh प्लस 0 मीन्स mgh। क्लियर है? चलिए अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh था, आपने इसको थोड़ा सा पुश कर देगा, बहुत स्लाइट आपने पुश किया, और क्या होगा कि ये बॉल मूव करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है? नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जैसे ही सरफेस पे आएगा इसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, जिससे वेलोसिटी v है, मास m है। आप बता सकते हैं सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अगर वेलोसिटी v है तो आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट नंबर 2 पे, चलो मैं इस कंडीशन को पॉइंट नंबर 2 बोल रहा हूँ, तो पॉइंट नंबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। पॉइंट नंबर 2 पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 पे आप बोल सकते हो h का ये जो वैल्यू है ये 0 हो चुका है, तो अगर h 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ये कितना हो जाएगा, 0। mgh, h इज हाइट, हाइट यहाँ पे 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 पे टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² प्लस 0, ये हो जाएगा हाफ mv²। सिंपल है। तो पॉइंट नंबर 1 पे इस बॉल का टोटल एनर्जी था mgh, जब इसको T1 लिख देता हूँ, T1 मीन्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 इज mgh। पॉइंट नंबर 2 पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज हाफ mv²। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से बोल सकते हो कि mgh will be equal to half mv²। या फिर अगर अपन इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि इस बॉल के पास पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे बॉल नीचे आया ये जो पोटेंशियल एनर्जी था ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में एट पॉइंट नंबर 2। मीन्स पॉइंट नंबर 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट नंबर 2 पे ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सबको समझ में आया होगा। चलिए इसी कंडीशन को अपन थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सेम कंडीशन है और मान लीजिए बॉल था, बॉल का मास से m है, वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, h हाइट पे रखा है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी mgh,
काइनेटिक एनर्जी अभी भी 0 है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 इज कितना है, mgh। आपने बॉल को पुश किया और बॉल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वैसा ही कंडीशन है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बॉल रख दिया मैंने, यहाँ पे बॉल है। अब क्या होगा, जैसे बॉल यहाँ पे आएगा और इससे कोलाइड होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद ये बॉल यहाँ पे स्टॉप हो गया मान लेते हैं। और चलिए मैं आपको एक सिंपल वे में ऐसे बता दूँ, ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये कॉलिजन ऐसा है कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मीन्स इस कॉलिजन में बॉल एंड बॉल के बीच में जब कॉलिजन होगा तो लेट्स से जस्ट सिंपल रखने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये जंक्शन है मेरा। अब बदल जैसे पॉइंट नंबर 2 पे बॉल आया, बॉल के साथ कोलाइड हुआ, वहीं पे स्टॉप हो गया। अब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 2 पे अभी मास m है, वेलोसिटी विल बी 0। बॉल का एग्जैक्ट वेलोसिटी तो 0 हो गया, ऑल्दो ये नीचे आया कुछ वेलोसिटी से, लेकिन जैसे ही बॉल से कोलाइड हुआ ये वहीं पे स्टॉप हो गया। तो आप बता सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी mgh 0, काइनेटिक एनर्जी ये भी कितना हो गया 0। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2 विल बी 0। अब देखिए हुआ क्या कि पॉइंट नंबर 1 पे टोटल एनर्जी mgh है, पॉइंट नंबर 2 पे टोटल एनर्जी 0 है। आपको पता है एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, तो फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2। लेकिन आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व क्या नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले डाउट समझ में आ रहा है। डाउट ये है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे टोटल एनर्जी mgh है, पॉइंट नंबर 2 पे टोटल एनर्जी 0 आया है विद आफ्टर कॉलिजन विद बॉल। यहाँ पे टोटल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रहा है, या फिर ऐसे बोलो कि यहाँ का जो एनर्जी था जब बॉल यहाँ पे आया तो वो एनर्जी गया कहाँ पे, मीन्स वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डाउट समझ में आया। इसलिए अपन सोचते हैं हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप इस बॉल को देखोगे, अगर आप इस बॉल को टच करोगे तो इस बॉल का टेम्परेचर आप ऑब्जर्व करोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। क्या बोला मैंने, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में बॉल का टेम्परेचर चेक करोगे तो इस बॉल का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा। तो फिर सोचते हैं हुआ क्या यहाँ पे। एक्चुअली अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा जूम कर दें अपन, ठीक, अगर इस बॉल को जूम करो थोड़ा और इस आप देखोगे जूम करने पे कि यहाँ पे बॉल में बेसिकली ये कुछ एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। यहाँ भी ये बॉल कुछ, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल रहे होंगे। जैसे ये बॉल कोलाइड हुआ आप देखोगे टेम्परेचर तो बॉल का इंक्रीज हो गया, लेकिन हुआ क्या, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर इसको जूम करोगे तो ये जो बॉल था, इस बॉल के जो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल हैं, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये मॉलिक्यूल अभी बहुत ज़्यादा मूव करने लगेंगे, मतलब इनमें ऐसे रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होगा। ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आया। मतलब बोलने का मेरा ये है, देखो सॉलिड में भी जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे रैंडमली मूव नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में पार्टिकल अपने प्लेस पे फिक्स होता है, ये थोड़ा बहुत वाइब्रेशन पॉसिबल है। यहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल है अब इनमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर वैसे बोलोगे ये जो मॉलिक्यूल है रिलेटिवली ज़्यादा मूव करेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये रिलेटिवली ज़्यादा मूव करेंगे, इट मीन्स
ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है ये इंक्रीज हो गया है। फिर से बोलो, पूरे बॉल का मूवमेंट नहीं, बॉल जिस मॉलिक्यूल से मिलके बना है उस मॉलिक्यूल का मूवमेंट वो इंक्रीज हो गया है। तो अगर बॉल की मॉलिक्यूल का मूवमेंट या वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो अगर इनका वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है क्या? आपको क्या समझ में आया कि ये जो एनर्जी था आपके पास, ये जो टोटल एनर्जी एमजीएच था वो कहाँ गया? अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो एनर्जी था ये कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, इस टर्म को बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। मींस मॉलिक्यूल की अगर वेलोसिटी, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। फिर से समझने का ट्राई करना, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ये दो टर्म है और ये दोनों डिफरेंट टर्म है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लीजिए कि मास m है, अगर v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, where m is total mass, v is velocity of this pen। क्लियर? ये यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। लेकिन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स ये जो पेन है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, उन मॉलिक्यूल का अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, उस मॉलिक्यूल का अगर आप मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करोगे, उसके काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इस केस में क्या होगा, जो बॉल का एनर्जी था, ये जो mgh एनर्जी अभी भी कंजर्व होगा, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूल के इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ और साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? चलिए मैं अभी आपको इस पे कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। ये सब ऐसे डायग्राम बना के नोट कर लें, ये भी नोट कर लें और ये पॉइंट लिखें। लिखिए कि with increase in temperature, with increase in temperature, with increase in temperature, internal kinetic energy of molecule increases। इस लाइन को आप समझ कर लेना, ये important point है। With increase in temperature, internal kinetic energy of molecule increases। मतलब इस लाइन का मतलब समझो, अगर आपके पास दो सब्सटेंस है, से जैसे तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। मतलब उस रिवर्स में सोच सकते हो कि अगर किसी का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब क्या है, अब समझिए कि जैसे आपके पास आइस है और वाटर है और आपके पास वाटर वेपर है, ठीक। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, बहुत ही सिंपल टर्म है। आइस में जो मॉलिक्यूल होंगे इनका मूवमेंट,
पूरे सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं, ये जो कंटेनर है मान लो इस कंटेनर का मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये जो आइस जिससे मिलके बना है H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो इस मॉलिक्यूल का मूवमेंट आप देखेंगे कि इसमें मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बहुत ही कम होगा। वाटर में क्या होगा, मॉलिक्यूल रिलेटिवली ज्यादा मूव करेंगे। वाटर वेपर में गैस फेज है, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा मूव करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? तीनों में ही H2O है, H2O के ही मॉलिक्यूल है, आइस में भी, वाटर में भी, वाटर वेपर में भी। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी देखूं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर में रहेगा, फिर वाटर में सबसे कम आइस में रहेगा। और आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया होगा, वाटर वेपर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, आइस का टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो आप रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर अगर मुझे रिलेट करना है तो यहाँ से ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, लेट्स से आपके पास एक आयरन रॉड है और यहाँ भी एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड, ये भी आयरन रॉड है, और लेट्स से ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों आयरन रॉड में क्या डिफरेंस होगा? दोनों ही आयरन रॉड है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों आयरन रॉड में डिफरेंस क्या होगा? अगर आप मॉलिक्यूलर वेलोसिटी देखेंगे या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, इस आयरन रॉड का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। मीन्स वेलोसिटी नहीं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इस आयरन रॉड का ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने पास बेसिकली 3 स्केल है, ठीक। अगर टेम्परेचर की बात करें स्केल की, कौन कौन से स्केल पे मेजर करते हैं, तो एक है डिग्री सेल्सियस, राइट। चलो मैं यहाँ पे सेल्सियस लिख देता हूँ आपके, सेल्सियस। और क्या, एक डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट। और क्या मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। केल्विन तो अपन अपने इस चैप्टर में केल्विन ज़्यादा यूज करेंगे। अपन कोई भी साइंटिफिक फॉर्मूला हो उसमें टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस आपको पता है कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में बोलते हैं 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 373 केल्विन। क्लियर है? इन तीनों में मैं आपको बस कन्वर्जन बताया, तो कन्वर्जन ये होता है कि सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0 will be equal to Fahrenheit -32 divided by 212 -32 will be equal to Kelvin -273 upon 373 -273। ये इनमें कन्वर्जन होता है। मतलब किसी भी स्केल में मेजर करना है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब अगर आपको जैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो
अब बस इन दोनों को इवेट कर रहा है। तो आप डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में कैसे रिलेट करेंगे? तो ये 100 और 100 कैंसिल, मीन्स आप बोल सकते हो कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये हो गया। क्लियर है? लेट्स से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करना है। सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। तो सेल्सियस इक्वल टू 100/18 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस रिलेशन को यूज़ करने का मतलब क्या है, जिसमें आपको जस्ट एक ये बताया था। लेट्स से मान लीजिए कि इफ टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में आपको चाहिए ये फॉर्मूला यूज़ करो। सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, सी की जगह पे 100 यूज़ करो, केल्विन माइनस 273, तो केल्विन विल बी 273 इधर ऐड हो जाएगा 373 केल्विन। बहुत ही सिंपल है, आपने यूज़ किया होगा 9th में, राइट? आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ये आप याद रखें, राइट? तो ये था हमारा थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है प्रेशर। तो चलिए हेडिंग दीजिए। फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर। जिसका डेफिनेशन लिखिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। लिखिए इसमें, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अपन फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। क्लियर है? और एक चीज याद रखिए आप, प्रेशर जब भी अप्लाई होगा तो फोर्स बाई एरिया रखना है आपको। ये जो प्रेशर का डायरेक्शन होता है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया है। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, ये आपको जो बोर्ड दिख रहा है ये सरफेस है, और इस पे हमने से कोई लिक्विड रख दिया, यहाँ पे कोई भी गैस रख दिया। आपसे पूछे कि यहाँ पे लेट्स से जो गैस है, सुनने का ट्राई करना। लेट्स से ये बोर्ड है, बोर्ड का सरफेस है, और यहाँ पे मैंने गैस रखा है। तो ये गैस इस बोर्ड के सरफेस एरिया पे कैसा प्रेशर है, किस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेगा, तो इस बोर्ड का परपेंडिकुलर कैसा होगा? ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। क्लियर है? तो जो प्रेशर का डायरेक्शन होगा इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो जब भी अगर आपको प्रेशर का डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब याद रखिए कि इसका सरफेस एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करता है। ज़्यादा लिख लें आप ये पॉइंट कि प्रेशर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। प्रेशर एक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि जैसे ये सरफेस एरिया ए है, राइट, और सरफेस एरिया ए है और इस वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है, ठीक।
प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा होगा, तो प्रेशर विल बी फोर्स बाय एरिया। आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसका अपन इस चैप्टर में यूज कैसे करने वाले हैं, अब इस पे बात करते हैं। चलिए मैं एक केस लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया हुआ है। कंटेनर में लिक्विड है और इस लिक्विड का डेंसिटी, लेट्स से डेंसिटी इज रो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इसको P लिखते हैं ना, कुछ ऐसे ही आप इसको S लिख दो, इसको मैं रो से बोलते हैं और डेंसिटी लेट्स से रो है, या फिर आप D भी बोल सकते हैं। लेट्स से इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। मान लीजिए कि मैंने इस लिक्विड में एक क्यूब इमेजिन किया। आप एक क्यूब इमेजिन कर लेते हैं, क्यूब कुछ ऐसा है। आपको ये क्यूब दिख रहा होगा, राइट? और ये क्यूब लेट्स से इस लिक्विड में सबमर्ज्ड है और इस क्यूब का लेट्स से लेंथ a है। लेट्स से लेंथ इज, क्यूब का इज लेंथ लेट्स से a है, राइट? और अगर लेंथ a है तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी a क्यूब। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि ये जो क्यूब का जो टॉप का सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है, राइट? इस पे आप इमेजिन करें कि इस क्यूब पे टॉप सरफेस पे जो ऊपर का लिक्विड है, जो ऊपर का लिक्विड होगा वो इस पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा हो। क्लियर है? मीन्स जो क्यूब के ऊपर के लिक्विड है, ध्यान से सुनना, क्यूब के जो ऊपर के लिक्विड है इस क्यूब के टॉप सरफेस पे ऐसे ऊपर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे या ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए मान लेते हैं कि टॉप सरफेस पे प्रेशर P1 है। प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? बाहर के लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है। तो और प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है? P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और ये इसका बॉटम सरफेस आपको दिख रहा है, ये आपको क्यूब का बॉटम सरफेस है। इस बॉटम सरफेस पे मान लेते हैं कि प्रेशर लेट्स से प्रेशर इज P2। बॉटम सरफेस पे प्रेशर P2 है। अब इस बॉटम सरफेस पे कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा? ये जो मेरा क्यूब है, इस क्यूब पे प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? क्यूब के नीचे कुछ लिक्विड है, तो ये लिक्विड क्या कर रहे होंगे? इसके बॉटम सरफेस पे ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। आपका समझने का ट्राई करें कि लेट्स से ये क्यूब होता तो टॉप सरफेस पे ऊपर के लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, बॉटम सरफेस पे नीचे के लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर है? मान लेते हैं कि टॉप सरफेस का प्रेशर P1 है और बॉटम सरफेस का प्रेशर P2 है। तो ये बॉटम सरफेस पे प्रेशर कुछ ऐसे एक्सर्ट कर रहे होंगे, बॉटम जो नीचे के लिक्विड है इस सरफेस पे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, राइट? अगर आपको पता है कि लेट्स यहाँ का प्रेशर P1 है, सरफेस एरिया A² है, या फिर आप कैपिटल A मान सकते हैं। अगर आपको एजेंट A पता है तो सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट? तो ये जो फोर्स है, जैसे ये F1 आप फाइंड कर सकते हैं क्या? F1 फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। F1 विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एरिया A² है, P1 इनटू A²। सिमिलरली जो बॉटम सरफेस पे अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। तो
ये नीचे से फोर्स कितना अप्लाई कर रहे होंगे, तो F2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू ए स्क्वायर। ये मिल गया। एक चीज और इमेजिन करें, आपने फिजिक्स में एफबीडी बनाना सीखा होगा। ये जो ए क्यूब वॉल्यूम है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, तो इस क्यूब का मास, जैसे इस क्यूब में जो लिक्विड है इनका मास अगर m है, तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे लगेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg। यहाँ पे लिख देता हूँ mg। क्लियर है? m कितना हो जाएगा आपको पता है, m इज मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है a क्यूब इनटू रो, तो ये मास है। अगर मैं एफबीडी बना लिया एक बार, अगर ये क्यूब इक्विलिब्रियम में है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स और नेट अपवर्ड फोर्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इनको मैं इक्वेट करूं, डाउनवर्ड फोर्स देखें F1 है और mg है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड फोर्स F2 है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं इनको इक्वेट करूं, F1 प्लस mg विल बी इक्वल टू F2। F1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ P1 a स्क्वायर, mg के प्लेस पे लिख सकता हूँ रो a क्यूब, ये m हो गया, इंटू g। F2 के प्लेस पे P2 इंटू a स्क्वायर कैंसिल, मीन्स P2 इज P1 प्लस रो ag। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझने का ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी लिक्विड का डेंसिटी रो है और किसी पॉइंट पे प्रेशर P1 है, तो अगर आप A हाइट से नीचे आएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस A है, तो अगर आप A हाइट से नीचे आएंगे तो प्रेशर रो Ag से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। या फिर अगर आप यहाँ का प्रेशर P2 है, A हाइट ऊपर जाएंगे तो प्रेशर रो Ag से डिक्रीज हो जाएगा। P1 इज P2 माइनस रो Ag। क्लियर है? मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर H हाइट से किसी लिक्विड में नीचे जाएंगे जिसका डेंसिटी रो है, तो रो GH से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब लिख सकते हैं पॉइंट नोट में कि इफ वी मूव H हाइट, मैं जनरल बात करूं H हाइट, if we move downward, अब ऐसे if we move downward h distance, if we move downward h distance in a liquid having density rho, then pressure will increase by rho GH. Then pressure will increase by rho GH. क्लियर है? मतलब हमने एक चीज सीखा है कि किसी भी लिक्विड का डेंसिटी रो है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी भी लिक्विड का डेंसिटी रो है, H हाइट नीचे आओगे तो प्रेशर रो GH से इंक्रीज होगा, H हाइट ऊपर जाओगे तो प्रेशर रो GH से डिक्रीज होगा। सेकेंड थिंग मैं बात करूं, चलो मैं इन सबको इरेज कर देता हूं। सेम चीज है, सेम सिचुएशन है, और अगर लेट्स से मैं एक पॉइंट इस सरफेस पे ले लेता हूं और एक पॉइंट इस सरफेस पे ले लेता हूं, क्यूब का एक ये सरफेस और एक ये सरफेस है, राइट, दोनों सेम हाइट पे हैं। अब देखेंगे ये सेम हाइट पे है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जैसे ये फोर्स F3 है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये फोर्स F4 है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस क्यूब पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि प्रेशर P3 है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर P4 है। अब जरा इस डायरेक्शन में आप फोर्स इक्वेट करें। आपको पता है कि अगर मैंने एफबीडी बनाया है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स F3 है और इस डायरेक्शन में फोर्स F4 है,
mg तो डाउनवर्ड ही रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि F3 विल बी इक्वल टू F4। मीन्स अगर यहाँ का फोर्स प्रेशर P3 है तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो P3 इनटू ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू P4 इनटू ए स्क्वायर। यहाँ से P3 विल बी इक्वल टू P4। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर लिक्विड में आप सेम हाइट पे अगर आप मूव करेंगे तो प्रेशर सेम रहेगा। क्लियर है क्या? ये भी नोट करें। देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, एक पॉइंट और लिख सकते हो फॉर गैसेस। जो लिक्विड का डेंसिटी रो था, अगर यहाँ पे गैस होता, ठीक, तो गैस के लिए भी P2 इक्वल टू P1, अगर आप H हाइट नीचे आएंगे तो रो GH होगा। गैस में भी जैसे यहाँ का प्रेशर P1 है, H हाइट नीचे है, ये गैस है बीच में, यहाँ का प्रेशर P1 है, अगर आप H हाइट नीचे आएंगे तो यहाँ का प्रेशर P1 प्लस रो GH होगा। लेकिन जनरली ये रो बहुत ही कम होता है। जनरली डेंसिटी ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। डेंसिटी ऑफ गैस नेग्लिजिबल है तो आप इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर H बहुत ज़्यादा नहीं है तो, मतलब अगर हाइट लेट्स से ऐसे 1 मीटर 2 मीटर समथिंग है, तो आप मान सकते हो कि फॉर गैसेस P2 इक्वल टू P1 इफ H इज नॉट टू लार्ज। हाँ, अगर हाइट लेट्स से किलोमीटर में है तो फिर आप रो GH को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन गैसेज के लिए जनरली जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे इस रूम में, वहाँ का ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर ये ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन लिक्विड में डेंसिटी उनका ज़्यादा होता है तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो चलिए अपन हम इसी पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राइट, थैंक यू सो मच।